मनीष गर्ग, खबर भोपाल। भोपाल हमेशा मिशन मोड में रहने वाली भाजपा अब गैर राजनीति पृष्ठभूमि के लोगों को ट्रेनिंग देकर पार्टी की फ्यूचर फोर्स तैयार करेगी। इसके लिए 100 प्रोफेशनल्स का चयन किया गया है, जिनको भोपाल में 29 और 30 मार्च को वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वर्कशॉप को IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स नाम दिया गया है। इस फ्यूचर फोर्स के लिए चयनित विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को भाजपा की रीति, नीति, काम करने की पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा साल भर संगठन विस्तार और मजबूती पर काम करती है। 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि राजनीति में ऐसे नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए जिनके परिवारों का पहले से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। पीएम मोदी के इस प्लान पर सबसे पहले MAP ने अमल करना शुरू किया है। भोपाल में 29 और 30 मार्च को देश की पहली फ्यूचर लीडर्स वर्कशॉप होगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 100 प्रोफेशनल्स को कुल 9 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 750 में से 100 का चयन। बीजेपी फ्यूचर फोर्स के लिए जिन 750 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके चयन के लिए भाजपा ने एक SOP बनाई। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आइडियोलॉजी, एक्सपीरियंस जैसे पॉइंट्स पर नंबर दिए गए। इस SOP में इस बात को लेकर सख्त हिदायत थी कि जिन परिवारों के लोग राजनीति में हैं उन युवाओं को सिलेक्ट न किया जाए। इस प्रक्रिया से 100 प्रोफेशनल्स का चयन किया गया है। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, स्टार्टअप, युवा उद्यमी, पत्रकार, एक्स आर्मी मैन, IITian, महिला उद्यमी सहित अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स को राजनीति में लाने के लिए भाजपा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है। CM सहित बड़े नेता सिखाएंगे बारीकियां। भोपाल में 29 और 30 मार्च को 2 दिन तक वर्कशॉप में CM यादव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद बांसुरी स्वराज, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के चुनिंदा मंत्री सत्रों को संबोधित करेंगे। 2 दिनों की इस वर्कशॉप में कुल 9 सत्र होंगे। पहले दिन 29 मार्च को 3 सत्र होंगे, जबकि 30 मार्च को 6 सत्र होंगे। इन सत्रों को CM डॉक्टर मोहन यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, MAP के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित तमाम विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। बात चालू करेंगे। एक बार एक व्यक्ति के पास एक अपने मित्र का बेटा गया। उन्होंने कहा भाई मुझे कुछ काम काज करना, कुछ पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा भाई पैसा तो दे देंगे, कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। क्यों दे दूँ? बोले कुछ काम धंधा करना है, पैसे की कमी है, मेरे पास टैलेंट तो है, मैं सब काम कर सकता हूँ अच्छे से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने ऐसे ही अंदाज से लगाया, किसी अपने और अच्छे उद्योगपति के पास भेज दिया कि जा उसके पास चले जा, मैं बोल दूंगा तो वो मेरे कहने पे तुमको दे देगा। अब जो लेने वाला था वो उसके पास गया और कहा कि भाई मेरे को उनने भेजा है और ये थोड़ा सा। बोला अच्छा ठीक है, आओ बैठो। बोले क्या बात है? बोले मेरे को पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया, मेरे को ये बिजनेस चालू करना है। तो उन्होंने कहा मेरे को कम सुनाता, थोड़ा मेरे कान पे आके पास में बोलो, क्या चाहिए, कैसा क्या है, क्या करोगे? तो थोड़ा सा उसने अपना बताया कि मैं ये काम करूँगा और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। उसने कहा मेरे को इस कान में कम सुनाता, थोड़ा इस कान पे आके बोलो। फिर उसने वही कहानी सुनी। ने कही क्या नाटक है, लेकिन उसको चाहिए था पैसा। तो उसने कहा इधर आके बोला कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए। अब जो भी है बिजनेस का थोड़ा नया नया अभी अनुभव तो था नहीं। तो उसने बोला इधर के मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मेरे को बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं बिजनेस अच्छा करूँगा तो लौटा दूंगा। तो उन्होंने कहा तो इसी कान पे आ। बोले वही सही है बेटा, ये तो तेरा मेरी भावना समझ गए होगा। ये प्रोफेशनल का पहला तरीका है। हमारे अपने पैसे का सदुपयोग और भविष्य की संभावनाओं के लिए सुना बराबर रहा था, लेकिन ठोक ठोक के पूछ रहा था कि ये पानी में कितने खड़ा है, बत्ती तो नहीं दे रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता। और इससे बात करते करते उसके अंदर तक की था ले लेना। हम उनको किसी से भी कोई भी काम करेंगे,
मैं अभी वित्त की बैठक में बैठा था, बड़ा मज़ा आया। हमने सारे आईएएस अधिकारियों से कहा कि भाई आप बजट बना रहे हो, ये काम अच्छा होना चाहिए। मजाक कर रहा था तो हमने कहा ये अपने, अच्छा ये बताओ कि धन कमाने के लिए क्या चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, क्या क्या चाहिए धन कमाने के लिए? क्यों मुझे क्या चाहिए? अरे वो तो धन कमाने के लिए नहीं, तुमको कुछ नहीं चाहिए तो धन नहीं आ सकता। क्या चाहिए है ना? ये देखिए, ये क्या बहन जी का नाम क्या है? डॉक्टर दीप सिंह। तो योग्यता और क्या क्या बता दिया? शिक्षा योग्यता है ना, अवसर है ना। देखो ये हमारी योग्य नेत्री तैयार हो रही बहू। बहुत अच्छा, ये देखो आप इनमें कितने अच्छे। टैक्स चाहिए, आप लायर हो इसलिए। देखो ये बात सही है, ये सब कुछ चाहिए, लेकिन इस सबसे बड़ी उसकी मन की अपनी इच्छा शक्ति चाहिए, उसका अपना माइंड चाहिए। मैं ये बन सकता हूँ, मुझे बनना ही है, मुझे ये करना ही है, तो कुछ भी नहीं होगा तो भी सब हो जाएगा। फिर उसके ये सहायक अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं। पहले क्या चाहिए उसका? तो उसकी अपनी चाहिए ना, बुद्धि से वो अपना। तो धन तो बैंक में पड़ा रहता है, योजना सरकार की पड़ी रहती है, सलाहकार बहुत सारे मिल जाते हैं, और आदमी सब जुटा करके अपना काम करता, ब्याज पर पैसा लेके बैंक वालों को चुका देगा, योजना में से जो मिलना मिलेगा, करता रहेगा। यही तरीका है ना, कि और इसके अलावा कोई है? तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर अब मैं आपसे दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूँ कि ये हमारी अपनी इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए आपकी भूमिका राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए क्यों होना चाहिए? आपको राजनीति में क्या कारण है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसकी वजह से हम सही वो बता पाएंगे कि वहाँ उस फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है या कैसे वो कर अंकित सकते हैं। बताएंगे? हाँ ऐसे ही बोलता हूँ मैं, बड़ी आवाज आपकी। मेरा मानना ये, पहले बार थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं तो आपको हाँ बहुत अच्छा। जो मेरा एक मानना है कि राजनीति भी एक प्रोफेशन है, एंड मेरी चीज़ें ये कहते हैं कि ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का भला करते हैं। और पॉलिटिक्स जब आप सोचते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं। तो एनी फील्ड जिसमें आप रहें, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा से काम करिए। और पॉलिटिक्स में हम इंटरेस्टेड भी इसलिए, आज हम यहाँ बैठे हैं तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में। एम इज कि आप अच्छा काम करें और सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने जो बोल लिया वो दूसरे का नंबर आना चाहिए। यहाँ दीक्षित बैठे हैं क्या? दीपेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर पॉलिटिक्स का तो नहीं, पर सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। सोशल वर्क का जरूर कह सकता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अलीराजपुर ज़िले में काम करने का रहा है, 3 वर्ष मैंने काम किया है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे आप कैसे भी करके जो ग्राउंड में लोग हैं उनसे कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, तो हम सरकार भी अच्छा चला सकते हैं और पॉलिसीज़ भी अच्छी चला सकते हैं उसके लिए। अच्छा ठीक है जी। अब थोड़ा सा हाँ कुछ बोलना। अब वैसे मैंने नाम वालों को बोला कि मेरे पास अभी नाम मैंने टिक करे थे कुछ बैठे बैठे कि मैं एक एक अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाऊं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो एक आध को तो पहले वाले का हाथ खड़ा कर लें तो उनको जब दिया तो फिर इनसे बात कर लेते हैं। आपका भी परिचय देना। धन्यवाद सर। मेरा नाम शोभित है एंड माननीय हितन लाल भाई साहब के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि सर मैंने पहले, दो आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द बीजेपी, बट मैंने संगठन के साथ काफ़ी काम किया। तो मैं सुनील बंसल जी के साथ नहीं काम क्या करते हैं आप? सर मैं आईटी में हूँ,
डेटा साइंस एंड जेएनआई में। बहुत अच्छा। तो इससे पहले करीब अभी क्या बोलना चाह रहे थे इस पे से? सर मेरा ये था कि मतलब बीइंग ए विदाउट पार्ट ऑफ द बीजेपी बट एज ए पार्ट ऑफ द संगठन यू कैन स्टिल वर्क फॉर द कंट्री मेकिंग एंड द नेशन बिल्डिंग। अच्छा चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं वैसे एक दो प्रश्न दूसरे को उछाल के देता हूँ। बैठो बैठो। हमारे इस देश में देश की आज़ादी कब मिली और देश आज़ाद कब था? है? जरा बताओ, देश आज़ाद कब था? अंदाज से मतलब हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। आप बताओ। मैंने कहा ये देश 1947 के पहले आजाद कब था? है? अच्छा, अभी अभी जरा हाँ बोलते जाओ और बताओ। कौन बोले ये? आपका शुभ नाम क्या है? जरा ताली वाली बजाओ इनके लिए। जरा पृथ्वीराज चौहान के राज्य का क्या बता रहे थे? सर वो अपने समय के आखिरी हिंदू राजा थे और उसके बाद ही फिर देश पे मुगलों का और आक्रांतियों का, मंगोल्स का और सबका आना हुआ। तो ये अब थोड़ा सा मैं उसको खोल देता हूँ, है ना। क्या होता कभी कभी हमको ये यहाँ से चालू करना पड़ेगी कहानी। देश के लिए आखिरी सम्राट कौन था? 1000 साल लगभग, है? कौन बता रहे थे? नहीं, हेमू तो और आगे थे, ये भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरी पूरे देश के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान थे। बाद के काल में मोहम्मद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ, फिर वो अपने गुलाम वंश के शासक आए। 3 पीढ़ियां उनकी राज करती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक से चालू होकर इल्तुतमिश और ये सब लोगों ने बाद में आए। फिर उसके बाद खिलजी आए, अलग अलग आए, अलग अलग दौर में। सुल्तान आए, लोधी आए। बाप ये मुगल तो बहुत बाद में है, सबसे आखिरी में 300 साल ही, इनको ज़्यादा पुराने नहीं है। इनके पहले गुलाम वंश का मतलब जिनने शासक आया तो था यहाँ पे मोहम्मद गोरी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने आकर के अपने इस देश पे पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जो भी किया सबको जानकारी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने गुलाम को बिठा दिया यहाँ। किसको बिठाया? कुतुबुद्दीन। और गुलाम को बिठाने का क्या तरीका रहता है कि भाई आप उसके नाम पे, वो आज्ञा उसके नाम पे निकलती थी जो राजा चला गया उसके देश में, लेकिन उसका गुलाम शासक करता है। जैसे आपने कोई वर्कर्स को अपन काम दे देते ना, तो ऐसे ऐसे उस व्यवस्था से। अब मैं इसलिए थोड़ी खोल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1000 साल की गुलामी हमको 47 में मिली, और ये सब प्रोफेशनल हैं अपने यहाँ पे। हमको अगर ये मालूम नहीं पड़ेगा तो हमको हमारी आज़ादी की कीमत मालूम पड़ेगी क्या? हम अपने इस देश के अंदर अभी जैसे माननीय हमारे अंकित जी से मैं बात कर रहा था, आप आर्मी से ही आते हैं। ये मैं अब उस ढंग से जोड़ूंगा इसको कि अगर हम अपने अपने क्षेत्र में कितने ही कमा लें, धन कमा लें, दौलत कमा लें, सब कमा लें, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए और गुलाम क्यों हुए, और गुलाम के बाद आज़ादी हुई तो आज़ादी की कीमत चलाने के लिए लोकतंत्र की कीमत क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आई तब तक बात समझ में आएगी क्या? हमारे प्रोफेशनल होने में हम सांसद, विधायक, पार्षद बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है। हम अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक दल में भी आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? अब मैं इसको उदाहरण सहित आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शासन की पद्धति कितने प्रकार की है, कौन कौन बताएगा? पृथ्वीराज सिंह चौहान राजा थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके पहले जाओ तो कल अपनी गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य थे। तो विक्रमादित्य के नाम पे क्या नौ, क्या क्या कहते हैं, और नौ क्या है बोलते हैं उनके? कौन बोल रहे हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन बोल रहे हैं? ये नवरत्न क्या होते हैं, है ना। अब इसको इस तरह से समझ लो, विक्रमादित्य ने अपने शासन के तंत्र को खड़ा करके इस देश से शकों को हटाया, लेकिन शासन के वो राजा होने के बाद भी अपने आप को राजा नहीं माना। अभी मोदी जी क्या मानते हैं अपने आप को? ताली वाली बजाओ इस बात पे।
जो अपने आप को राजा मान लेगा तो अपने देश में फिर 1000 साल में गुलामी लंबी क्यों चलती गई? क्योंकि जो राजा खड़ा हुआ, जो आक्रांता है, उसने राजा को मार लिया और सबको कब्जा कर लिया। ये देश का दुर्भाग्य है। हम अपनी राज व्यवस्था में जो शासन तंत्र में ऊपर बैठ जाता है उसके हाथ में सत्ता के सूत्र दे दिए। फिर वो दुर्भाग्य क्या रहा कि वो आया, वो उसके बच्चे को मार दिया और फिर वापस पूरा देश अपना सब स्व अनुशासित सोसाइटी है। हम अपना अपना किसान अपना काम करते, कोई अपना अपना सब काम करते रहते हैं। हमको कहते हमको शासन से लेन देना नहीं, सरकार से लेना। अभी आप में से कई सारे आपके क्षेत्र में जाओगे तो क्या बोलने वाले मिलेंगे? अरे मेरे फालतू बात मत करो, राजनीति में टाइम नहीं मेरा, तो अभी गिराक आ जाएगा, उसको बात करना, थोड़ा ये फाइल देखना, वो करना, ये करना, इतना कमाना, उतना जो भी बात है। लेकिन ये कमाने के बाद फिर क्या होता है? ये जो आगे आक्रांता, उनने कमाया नहीं, आपको सब कुछ नोचा खोचा, लूटा खसूटा सब करा, वो सब धन ले गए यहाँ से। तो जब इतने 1000 साल की गुलामी हमारी है तो नवरत्न का मतलब क्या था? विक्रमादित्य ने क्या किया? हम उसके पहले भगवान कृष्ण के काल में चले जाए, भगवान कृष्ण का भी बड़ा योगदान क्या है? ये 2 घटनाक्रम से उदाहरण समझ में आएगा। कृष्ण भगवान चाहते तो खुद राजा बनते, लेकिन खुद राजा बने क्या? उधर उग्रसेन को बिठा दिया, उधर युधिष्ठिर को बिठा दिया कि हम सब में पावर बढ़ जाए। ये तो सत्ता आएगी जाएगी, किसी को बिठा दो, लेकिन सच्ची ताकत जनता के पास होना चाहिए। इसलिए जनता की ताकत का भगवान को भगवान मान के उनकी मानवीयता का गुण हम थोड़ा सा अलग प्रकार से समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन विक्रमादित्य से समझ में आ जाएगी। फिर विक्रमादित्य के बाद में नवरत्नों में उन्होंने अपने पावर दी थी, जो निर्णय करेंगे ये करेंगे, राजा को कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आज माननीय मोदी जी हैं, लोकतंत्र आया ना, ये जनता की सरकार बन गई। अब आप केवल इस ढंग से देखो, अमेरिका क्यों आगे बढ़ गया, देश का सबसे सशक्त देश क्यों है? कितने राष्ट्रपति आए गए, कई राष्ट्रपति की हत्या हो गई, अमेरिका में हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो क्यों आगे बढ़ रहा है? अभी बाइडेन दम नहीं था, गया, कोई बात नहीं, दूसरा वापस ट्रंप आ गया। तो ट्रंप ने कहा मैं अमेरिका फर्स्ट, माननीय मोदी जी ने कहा नेशन फर्स्ट, बोला कि नहीं बोला? तो हमारी इस जनता के बलबूते पर ताकत सत्ता की आए और सत्ता की ताकत अपनी सुनीतियों के बलबूते पर जानी जाए। इस सब में हम केवल एक व्यक्ति आए और उनके ऊपर भरोसे छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। और हम वो सब पढ़े लिखे और संभ्रांत लोगों में से आते हैं जिनसे कई सारे लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, कई सारे लोग आपके पीछे देखते हैं। जब आप ये जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में राजनीति की धारा जाएगी। माननीय अभी BD शर्मा जी ने अच्छा उदाहरण दिया, या माननीय भाई साहब ने दिया, मोदी जी ने कोट किया ना कि ये लोकतंत्र के अंदर एक परिवार के 3 लोग बैठे। हमारे यहाँ एक राजा दाहिर सेन हुए थे, बहुत बड़े राजा, सिंध के, बिल्कुल उधर से आक्रमण हो रहे थे 1200 साल पहले। वो सिंध के राजा थे और इतने बहादुर राजा थे कि वो 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई हमले हरा चुके थे। तो फिर जो हमले करने वाले वो बहुत कम संख्या में थे। उनने कैसे क्या करना चाहिए, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि इसको एक काम करो, ये जो राजा का ध्वज है ना, ये जिस रथ पे युद्ध कर रहे हैं, कुछ मत करो आप, उनकी सेना लड़ती रहेगी, बहुत भारी दूर से लड़ते रहेंगे, लेकिन केवल इनकी सबकी मान्यता है कि ये राजा है और राजा का ध्वज फरफरा रहेगा। तो ये अपने आप, और राजा का ध्वज कट गया तो समझो भले वो लड़ भी रहा तो भी ऐसे मूर्ख ऐसे कहते हार गया अपने आप भग जाएंगे। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ, केवल राजा का ध्वज को योजना से काटने का काम कर। ऐसे कई लोगों का अपने इस देश के अंदर दुर्भाग्य से, पहले क्योंकि एक राजवंश था तो उसके आधार पर ऐसी कई सारी चीजें चल गई। लेकिन अब जब ये लोकतंत्र आया तो माननीय अपन सब याद करेगा, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, रसिया में उनका स्वर्गवास हुआ, देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नहीं? उधर राजा दाहिर सेन का युद्ध में ध्वज कट गया तो सिंध चला गया हाथ से। पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद एक वंश गया तो ये हम काय के लिए काम करेंगे, बेसिक चीज ये आप सबको ध्यान में आएगा। काय के लिए कर रहा है? राजमान या सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के लिए। तो हमारी यहां से चालू होगी। हमारी पार्टी का नाम क्या है? अब भारत तो पूरा सबके लिए हो गया, हम काय के लिए काम कर रहे हैं? तो आपको बात ध्यान में आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सी पार्टी है? तो जनता पार्टी, मतलब जनता की लड़ाई लड़ना चाह था और लोकतंत्र की रक्षा में ये जनसेवक बन रहे हैं। तो जब जनसेवक बन रहे हैं तो हमको अब अपने अपने प्रोफेशनल में जाना पड़ेगा। हम अपने परिवार को भी पालें,
अपने जो दायित्व उसका भी निर्वहन करे, लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा ना। तो लोकतंत्र को मारने वाले कौन कौन लोग हैं? उधर देखो आप, उनकी साइड में एक खानदान है, जिन खानदान के साथ नेहरू जी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सारे पंडित मदन मोहन मालवीय, उनने तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू में कोई ऐसी उनकी बात, बाल गंगाधर तिलक क्या चालू करा था उनने? गणेश करा था ना। अब ये क्यों नहीं राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना वो, तो भगवान ने क्या बिगाड़ा? बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द को छोड़कर, क्योंकि पता नहीं क्या अपनी कल्पना कर ली, दुर्भाग्य से, जैसे मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान से बात की थी, तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का पाप किसने किया था? और सोमनाथ के समय देश हो चुका था गुलाम, तोड़ दिया उनने, कोई बात नहीं। तो जब दोबारा सोमनाथ का मंदिर बना 47 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे, किस पार्टी के नेता थे? देश के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी जनता से जुटाकर, जैसे राम मंदिर अभी बनाया, ऐसे जनता से धन जुटा करके सोमनाथ का मंदिर बनाया, और सोमनाथ का मंदिर बना करके बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और निमंत्रण देने गए। क्या मंदिर बन गया, कोई धनराशि नहीं चाहिए थी? आप भगवान के दर्शन करो, पहली बार देश का 1000 साल बाद प्रधानमंत्री बना है, तो आप आइए, हमको गौरवान्वित कीजिए, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, हम अपन सब मिलकर के आनंद मनाएंगे। नेहरू जी ने क्या किया? अरे कि हम ये ऐसा मत करो, दूसरे धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलोगे आप? जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सहन की, उसका पहला प्रधानमंत्री वोट के लिए केवल, और बिना बात के, वो कांग्रेस के थे, कोई बीजेपी वाले नहीं थे। हम तो बीजेपी थी भी नहीं उस समय, जनसंघ भी नहीं बनी थी, जनता पार्टी भी नहीं थी। उनकी पार्टी के समझ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जोरदार धन्यवाद दो आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, इस बात के लिए। राष्ट्रपति थे वो, उनको बुलाया और उन्होंने कहा मैं डंके की चोट आऊंगा। क्योंकि हम अपने इस छोटे छोटे स्वार्थ में अपने देश के मूल नैतिक मूल्यों को, देश की सनातन संस्कृति को भूल सकते हैं क्या? तो हमको याद रखना पड़ेगा। तो इसे इस अवस्था में मैंने आपको केवल स्मरण कराया, और इसलिए आनंद आया कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जब भगवान राम मंदिर में शिलान्यास में भी बैठे और लोकार्पण पे भी जाकर के बैठे। ये अपने देश का बीच का लंबा टाइम चला गया। दुर्भाग्य से अटल जी के टाइम ऐसा अवसर नहीं आया, लेकिन बाकी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी डंके की चोट दर्शन करने की, डंके की चोट बात करने की। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक देश के लोग जिस पर श्रद्धा करते, उस श्रद्धा में वो भी शामिल होते, पर उसका प्रकटीकरण नहीं करते। तो ये भीरूपन क्यों होना चाहिए, ये डर क्यों होना चाहिए? इसलिए हम इस बात को भी रेखांकित करते कि अगर आप प्रोफेशनल करके सामने आ रहे हैं, तो ये बात हमको समाज में ले जाने की जरूरत है। हमारी व्यवस्थाओं से जुड़ करके मैंने इसमें देख रहा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल, नव उद्योगपति, नव उद्यमी सब आए हैं। अब हमने इस सब में आगे बढ़ा करके बहुत सारे अवसर दिए हैं। लंबा समय चला गया, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, जो आपसे मैं बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बेस से बात करना पड़ेगी। और बेस से बात करने में हम ये सब बातों को समझ रहे हैं कि आज हमारी भूमिका है, तो हमको गुरु गोविंद सिंह जी को भी नहीं भूलना पड़ेगा। 10वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी एक तरह से ये लगातार शहादत देने के बाद 4 बच्चे अपने इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। पिताजी का अलग बलिदान हो गया, उनके जीवन में अलग दगाबाजी हो गई। तो एक व्यक्ति, एक परिवार से जो कष्ट आते वो सब अपने पे झेला, और अंततः उनने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब दिया कि भाई ये सच्चे अर्थों में ये ही मानो गुरु, और यही वास्तव में हमारा लोकतंत्र मान लो। हमारे भाव से कि हमारी पीढ़ी को आगे रखना है, तो आक्रांतों का आगे झुकना नहीं है, लेकिन देशभक्ति का ध्वज ऊपर रखना है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर इस चीज़ को लेके चलने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर आप सबने आकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ करके बात कर रहे हैं। अभी भी आप पूरे देश के परिदृश्य देखोगे तो आपको आगे पीछे वही मिलेगा, परिवार। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरे परिवार में भी कोई सांसद, विधायक, कोई मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बना, लेकिन ये ऐसे जनता पार्टी में जुड़ा जनता का आदमी आता कि नहीं आता आगे। जैसे मोदी जी आए, हम में से अधिकांश लोग, माननीय वी.डी. शर्मा जी के परिवार में भी कोई नहीं थे, हितानंद जी के परिवार में भी कोई नहीं थे, लेकिन ऐसे आप में से भी आ सकते हैं। और आने के पहले हमारी जो जवाबदारी, वो मैं जवाबदारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम भाग्यशाली कि हम सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे, अलग बात, लेकिन नहीं भी बने तो भी हमारी भूमिका क्या है,
हमारी भूमिका पूरे देश के प्रति है, समाज के प्रति। अन्यथा फिर क्या हो, एक ही परिवार में जिधर लाइन से चालू करो, पूरे विरोधियों में किसी घर में झांक के देखो क्या हो रहा है। गांधी परिवार मतलब क्या, वापस वही पीढ़ी पे पीढ़ी आ गई। ममता के घर में जाओ, वही हाल है, भतीजा आ गया है। और दूसरी पार्टी देख लो, किसी भी पार्टी को झांक के देखो, तो अपोजिशन की बात भली करते हैं, लेकिन करते क्या है, अपने परिवार के आगे नहीं जान दे रहे। और परिवार का तो वो पुरुषार्थ भी नहीं जो किसी राजा महाराजा का होगा, लेकिन जबरदस्ती से ही मान के चलते। तो इस बात के लिए भी हमारी लड़ाई काहे की होनी चाहिए। जनता की लड़ाई के लिए आपको बुलाया, किसके लिए बुलाया, अब जनता के लिए बुलाया। और जनता के माध्यम से अब आपको शासन की, जैसे हमने GIS की कि नहीं की। अभी हमें कल ही इंटरव्यू दे रहा था, मुझे वहाँ टाइम्स नाउ में बता रहे थे, वो मुझे पूछा कि साहब आपके देश में तो, आपके प्रदेश में क्या करोगे, कैसे क्या करोगे। मैं क्यों, बोले आपके प्रदेश में तो साहब आपने अभी 40,000 का कर्जा लिया। तो हमने कहा लिया ना, बोले कुल 4 लाख का कर्जा हो गया आपके प्रदेश के बजट पे। ना हुआ ना, तो बोले भी आप कर्जा लिया तो आपका बजट था तो कैसे कर्जा ही हो गया। मैंने भैया कर्जा हो गया, लेकिन कर्ज की मर्ज तो समझा दो, पहले समझ तो लो मेरी बात को। हमारे इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार और सरकारों का अतीत का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। 2002-03 तक इस सरकार 56 में मध्य प्रदेश बना था, कुल बजट था 23,000 करोड़ का। कितना था, और इस्टेब्लिशमेंट और सड़क, बिजली, पानी, पुराने लोगों से कई तो अभी नई उम्र के आप लोगों को देखा भी नहीं होगा, लेकिन सड़क, बिजली, पानी के और सारे उद्योगपति, उद्योग की विकास दर कितनी थी, 0.002। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। और आज है 12%। ये है मध्य प्रदेश अपना, आज के 12% हमारी उद्योग प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 प्रति व्यक्ति। और आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 1,52,285 रुपया प्रति व्यक्ति आज हमारी आज बनी हुई है। ये मध्य प्रदेश का आज का समय है। कहाँ 11,000 और कहाँ उनका बजट और हमारा बजट। और हमने कहा कि भाई आप बताओ मेरे को कि अगर आज 4,21,000 करोड़ का हम बजट लेके जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी कितना है, 21% है ये। और राज्य के वित्तीय प्रबंधन के आधार पर जो नीति आयोग है उसने जो लिमिट दी 3% से अंदर की, उतना ही कर्जा ले रहे हैं, उससे बाहर। वो कर्जा भी काहे के लिए ले रहे हैं, निवेश के लिए। आप भी बताओ, किसी बैंक में आप जाओगे तो 10% आपका मैचिंग मिलाएगा ना, राशि नहीं मिलाएगा। तो हम अगर 4,21,000 जाएंगे तो 40,000 हमको लेना पड़ेगा। तो हमारे उसके आधार पर आज हमारी GDP कुल मिला के 15 लाख करोड़ से ज्यादा की। आर्थिक रूप से हम सब प्रकार से समृद्ध हो गए। हमारे यहाँ बिजली हम सरप्लस है, पानी हम सरप्लस है, सभी प्रकार के रोड और कनेक्टिविटी के हाल कैसे अच्छे हैं। तो हम इन शहर के विकास के निवेश के लिए अगर आपको लेना पड़ता है तो आप में से अकाउंट्स वाले भी हैं, मैंने देखा है ना, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अपने को ये बैलेंस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो हमारे राज्य के विकास के लिए जो जो कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। और उसके आंकड़े के साथ बता, जहाँ 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय लेके चल रहे थे और हमने टारगेट दिए, गोल तय कि सरकार बनती तो केवल सरकार के लिए नहीं बनना चाहिए, सरकार 5 साल में अपना बजट डबल करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार ताली बजाओ, जिसके आधार पर हमने कहा कि 25 साल में मध्य प्रदेश का भी जो हमने कहा कि 5 साल में राज्य का बजट डबल करेंगे, 7 लाख करोड़ का। लेकिन ये 2047 तक हम में से कुछ होंगे नहीं होंगे अलग बात है, लेकिन उस समय 250 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का अकेला बजट बनेगा, 250 लाख करोड़ का। और अभी जो 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए, इसको 22,50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर रखेंगे, 22,50,000। अभी अपने यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं। आज की स्थिति में सब कुछ मिला के देख लो तो हमारे पास आज की स्थिति में ये इसी GIS से 30 लाख करोड़ का निवेश आया और 21 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कितने लोगों को दे रहे हैं, 21 लाख लोगों को इसी निवेश के MOU के बाद। और आने वाले समय में इस पर और बढ़ाने वाले बहुत सारे प्रकार से। तो हमारे इन विकास के आयामों को ढंग से नीचे उतारने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, अब ये मैं सामान्य किसान को अगर निवेश की बात करूँगा तो वो भी समझेंगे, लेकिन थोड़ी समय लगेगा। लेकिन जो आप बात कर सकते हो प्रोफेशनल नाते से, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। और इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने बजट बनाते टाइम एक और निर्णय किया है। उस निर्णय में इसी बात को जोड़ा है कि हमारे साथ सरकार के आधार पर, अभी तो जिले जिले में कौन सी समिति बनती है, शांति समिति।
जब दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, त्यौहार आ जाए तो क्या बनाते हैं, लेकिन अब हमने बदल कर क्या किया, विकास समिति। हर जिले में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबको जोड़ करके विकास समिति बना। भाई स्थानीय निकाय होंगे, नगर निगम होगी, पंचायतें होगी, वो निर्वाचन की अलग प्रोसेस, उनका अपना काम चलता रहता है। लेकिन उस निर्वाचन के अलावा भी बहुत सारा बौद्धिक वर्ग के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको जिले जिले में महत्व मिलना चाहिए। इनके उस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने की बात करें, इसको वैधानिक दर्जा देना। और इसीलिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। उनने अपना जो निर्णय किया या हाँ, हमको इस देश को लंबे समय तक आज़ाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 की, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहाँ जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। आज तो आप विधानसभा देखो, लोकसभा देखो, भविष्य के अंदर आपको मंत्रालय के साथ में भी अंदर सरकार के आधार पर भी अधिकारियों से भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से उन योजनाओं के जरिए भी आपकी बात कराएंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लागू करने का तरीका, योजना के आधार पर लाभ देने वाली बात, और सरकार के माध्यम से लोगों का कैसा भला कर सकते हैं, वो सब अपन करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ बोल रही थी बहन जी, बताओ। रखते हैं और आपकी पृष्ठभूमि वैसी रही भी है। आना आवश्यक इसलिए है कि जो बीमारू प्रदेश होता था, आज हमारे पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज रहेंगे। पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और 1 साल में आपने ये बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे पास हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन नंबर, हाईएस्ट सीट्स, और उसी के साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिली है वो पूरे देश में सक्सेस रही है।